नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। पहली क्लास अपनी एंड हुई थी विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी के रूल चल रहे थे, तो उससे आज थोड़े से कुछ रूल रह गए थे डिविजिबिलिटी के। कुछ उसमें काफ़ी हो गए थे, लगभग 2-3 अपने लास्ट में छूट गए थे। उनको आज अपन करेंगे, उसके बाद फिर और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। ये अपनी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, इससे पहली क्लास अपनी हो चुकी है। तो कुछ अपने वहां से लगभग कर चुके थे। 15 का रूल शायद कर चुके थे। 15 का रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी का? 15 का रूल और देख लेते हैं यहाँ। 15 का विभाज्यता का नियम, 15 से विभाजित होने का नियम। जो 15 से विभाजित नियम क्या कहता है? 5 × 3, यानी कोई भी संख्या अगर उस संख्या में 5 का भी भाग चला जाए और संख्या में 3 का भी भाग चला जाए तो वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। या अपन ये कहें किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है, 0 है, प्लस 3 से भी वो संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 15 से भी डिवाइड होगी। या अपन ये कह सकते हैं, अदर शब्दों में कहें तो किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 5 हो और उनके अंकों का जो 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ये अपना 15 का नियम कहता है। तो इसको कर सकते हैं। ये 15 का नियम हो गया। अब ठीक इसके रूल आ गया अपना 16 का। इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 17 का भी नहीं है। 18 का देखते हैं अपन। 18 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यहाँ देखो 9 × 2, ये किसके जोड़े बनते हैं पेयर में? जो पेयर है क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, बनानी पड़ती है। देखो बन गया। अब ये रूल क्या कहता है? यहाँ से रूल बन गया, कोई भी संख्या 18 से तभी विभाजित होगी जब किसी संख्या में 9 से भी भाग चला जाए और संख्या में 2 से भी भाग चला जाए। या अपन कह सकते हैं किसी संख्या में 9 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए। या अपन कह सकते हैं किसी संख्या में वो 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 18 से अपनी डिविजिबल होगी। या अपन दूसरे शब्दों में कहें किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो और वो संख्या 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 18 से पूर्णतः से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, चलो 18 का नियम हो गया। अब अपन नियम में 20 का नियम, 19 का नियम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 का अब देख लेते हैं। 19 का नियम देख लेते हैं अपन, सॉरी 20 का देख लेते हैं, 19 का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 20 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 20 से विभाजित क्या कहता है? अगर किसी के अंक संख्या के अंतिम यानी लास्ट डिजिट, किसी संख्या के लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए? 00 होना चाहिए। 20, 40, 60 या 80। अगर किसी संख्या के अंत में लास्ट क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे किसी संख्या के अंत में, यानी संख्या के अंत में 2 अंक क्या होने चाहिए? 00 या 20 या 40 या 60 या 80। अगर इनमें से कोई भी लास्ट के 2 अंक अगर मिल गए, 00 मिल गया, 20 मिल गया, 40 मिल गया, 60 मिल गया, 80 मिल गया, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? तो वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या रूल है? 20 का रूल हो गया। अब अपन 21 का रूल देखते हैं। 21 का 21 का रूल क्या कहता है? ये तो सिंपल है। इसको इस तरह से इसके फैक्टर में बदलते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर फैक्टर में इसको डिवाइड इसको करते हैं। देखो 7 × 3, ये दोनों पेयर किस में हो गए? रिलेटिवली संख्या। ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर हो गया, यानी आपेक्षिक या अपन सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो गई। तो इसको तो अपन सिंपल से कर सकते हैं। कोई भी संख्या में 7 का भी, कोई संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 21 से भी डिवाइड होगी। ये रूल कहता है 21 का। तो वो संख्या किससे होगी? 21 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये क्या है? 21 का रूल है। अब इसके बाद अपना कौन सा रूल आ जाएगा? अब देखो 21 का एक और रूल और भी एक और रूल भी है अपना। एक और रूल क्या कहता है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं उसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 का ज़्यादा आता नहीं है। देखो 525 ले लेते हैं। एक दूसरा रूल और है अथवा में, उसको कैसे करेंगे अपन? उसको ऐसे करेंगे, 5 तो ऐसे ही रख लेंगे, इसमें क्या करेंगे? × 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस करके 5 × 2 का गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 52 - के 10 =
ये किससे डिविजिबल हो रही है? 21 से डिविजिबल हो रही है, तो 525 भी किससे डिविजिबल होगी? 21 से। या अपन कहें दूसरे वर्ड में, कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट को दोगुना करने पर उसके जो नजदीकी जो अंक हैं, ठीक है, जो जिसको बोलेंगे रेस्ट ऑफ द नंबर, इंग्लिश में बोलता है रेस्ट ऑफ द नंबर, क्या कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 52 में से। तो अगर वो संख्या करने पर 21 से भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 525 में भी भाग चला जाएगा। ये दूसरा रूल है। अब चलो 22 का रूल देख लेते हैं। 22 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 22 का विभाज्यता का नियम तो सिंपल है, 11 × 2। कोई भी संख्या 11 से भी विभाजित तब होगी 22 से, तब वो 11 से भी विभाजित हो और 2 से, दोनों एक साथ, यानी वो संख्या 11 से भी भाग जा रहा हो उसमें और 2 से भी भाग जा रहा हो, तो वो पूरी संख्या में किससे चला जाएगा? वो संख्या 22 से डिविजिबल होगी, या अपन कह सकते हैं वो संख्या में 22 का भाग चला जाएगा। ठीक, अब अपना देखते हैं 23 का रूल देख लेते हैं। 23 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 23 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो देखो ये भी इसी तरह से है, अपने जो अभी पढ़ा था, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, यानी क्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 575। इसका रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या, किसी भी अंक के लास्ट में, लास्ट अंक है ये, किसी भी संख्या के लास्ट अंक में 7 का गुणा करने पर उसके जो रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी इसके जो नजदीकी बचे हुए जो अंक बचे हुए हैं, 57 प्लस 5 × 7 को जोड़ देते हैं, गुणा करने पर नंबर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। अब देखो 57 प्लस 35 कितना बचा, कितना आया? 92। 23 से विभाजित हो रही है, तो अपन कहेंगे ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? 23 से, तो ये संख्या भी 23 से विभाजित होगी। ठीक है। अब देखो 24 का भी नियम देख लो, 24 का नियम क्या है? 8 × 3। सिंपल है, कोई भी संख्या 8 से भी डिविजिबल, कोई भी संख्या 24 से तभी डिविजिबल होगी जब उस संख्या में 8 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। या अपन कहे किसी भी संख्या में अगर वो दोनों 8 और 3 से भी भाग जा रहा है उस संख्या में, तो वो संख्या 24 से भी कटेगी, यानी वो संख्या 24 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब 25 का नियम देख लेते हैं। 25 तो अक्सर आता रहता है काटने की चीज़ें, 23 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी खास, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे भी संबंधित आपको कोई और भी अंक से अगर आपको चाहिए कि सर हमको पूरा ही चाहिए, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए कौन सा रूल आपको चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपको उसका भी रूल, कोई भी अंक का रूल बता दूंगा। 25 से विभाजित होने का नियम क्या है? जो मैं इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ बता, जो अपन को ज़रूरत है सवालों में, जो ज़्यादातर जरूरत पड़ती है और अक्सर वो पूछे जाते हैं। तो किसी संख्या के अंतिम अंक, किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 2 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या कितना हो? 75। 25 50 75 और 00, किसी संख्या के अंतिम अंक 00 25 50 75 आए तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। ये अपना क्या है? 25 के विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अपन 25 तक ये रूल साले पढ़ लिए। अब चलो कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको भी अपन पूरा करते हैं। CTET वगैरह MPTET में जो कुछ फैक्ट पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं नंबर सिस्टम से, थ्योरेटिकल बेस है, जो कथन बेस कह सकते हैं अपन, जिसमें कथन के तौर पर अपन क्या सकते हैं। तो देखो उसमें कुछ चीजें अपन देख लेते हैं। विभाज्यता के नियम हो गए थे अपने, कुछ विशेष बिंदु हैं, संख्याओं के विशेष बिंदु हैं। अब वो बिंदु क्या है अपन को देखो एक एक से डिस्कशन कर सकते हैं। आप सब बिंदु को लिख तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। संख्या एक के बारे में क्या कहा जा सकता है? संख्या 1 के बारे में कहा जा सकता है, संख्या 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। क्या कहा जा सकता है? संख्या न तो भाज्य है न अभाज्य है। संख्या 1 कौन सी है? न तो भाज्य है
और न अभाज्य है। अब दूसरा अपना कथन है संख्या 1 न तो भाज्य और न तो अभाज्य है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और लेकिन सम हो, वो कौन सी संख्या? सिर्फ 2 है। 2 सम की कैटेगरी में आती है और उसके 2 फैक्टर हैं 1 और 2। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2। क्या है ये? फैक्टर यानी गुणनखंड है। और ये कौन सी संख्या है? सम भी है। और कितने फैक्टर हो गए ये? नंबर ऑफ फैक्टर 2। कितने फैक्टर हैं? नंबर ऑफ फैक्टर 2। किसी संख्या के अगर 2 फैक्टर होते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं? वो संख्या क्या है? अभाज्य है। और इस समय तो अपन कह सकते हैं ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। वो संख्या कौन सी है? वो 2 है। इस तरह से भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो तीसरा फैक्टर कौन सा है? अभाज्य जोड़ा। क्या होती है? अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा क्या कहलाती है? कोई भी देखो 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या हो तो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 अभाज्य जोड़ा की डेफिनेशन क्या है? कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल एक सम संख्या हो। क्या हो? के बीच में केवल एक सम संख्या हो, अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7 एक जोड़ा हो गया। इसके 5 बीच में कौन सी एक 6 संख्या आती है? 5 6 7। ये कौन सी है? सम है। ये अभाज्य है। ये भी अभाज्य है। तो ये डेफिनेशन फॉलो कर गई। इसी तरह से कौन सा हो सकता है? 3 व 5, 3 व 5 हो सकता है। तो 3 4 5 इसके बीच में सिर्फ एक ही सम संख्या है तो क्या कहलाएगी? अभाज्य जोड़ा कहलाएगी। ये तीसरा बिंदु पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला पॉइंट है अपना, सारे पॉइंटों को डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पात्र परीक्षाओं में, शिक्षक पात्र परीक्षा में अक्सर एक पॉइंट पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, अब देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या भी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं और क्या होती हैं? परमेय भी होती हैं और क्या होती है? रियल नंबर भी होती हैं। वास्तविक संख्या क्या कह सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर सभी, यानी ऑल नेचुरल नंबर क्या होती है? सभी होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब देखो उसको कैसे समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से लगाकर इस तरह जाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है। 2 3 4 इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा? इधर से डैश 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 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 डैश। ये क्या है? इंटीजर्स नंबर है। रेशनल नंबर क्या होती है? p/q। सभी रेशनल को अपन r से रिप्रेजेंट करते हैं, p/q। और रियल नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्या है। परमेय, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। रियल नंबर परमेय और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? तो देखो इसमें प्राकृतिक संख्या में क्या होगी? 0 को अगर सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कह सकते हैं? लेकिन इसका उल्टा
पॉसिबल नहीं है। अपन इसको उल्टा नहीं बोल सकते। जैसे अपन ये नहीं कह सकते सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी अगर जीरो को हटा दिया जाए तो अपन कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन जीरो इसमें आ जाता है। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं कि नेचुरल संख्या बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह उल्टा ऊपर से नीचे जाओगे तो ये सारी कंडीशनें फॉलो होंगी, अगर रिवर्स में जाओगे तो ये कंडीशनें फॉलो हो ऐसा कह नहीं सकते। इसे इंटीजर्स नंबर में क्या कह सकते हैं अपन, इंटीजर्स नंबर में यहाँ से यहाँ तक सारे इंटीजर्स सभी नेचुरल संख्या यहाँ आ गई, ये नेचुरल संख्या हो गई। अभी ये भी नेचुरल संख्या हो गई। सभी नेचुरल संख्याएं, सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये संख्या आती है तो अपन कह सकते हैं सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल, लेकिन 0 1 माइनस के इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते। रेशनल बटे वाली संख्या है, इसमें सबके नीचे एक एक लगा रहता है नेचुरल नंबर में, लेकिन पॉइंट वाली संख्या नेचुरल में नहीं आती हैं, फ्रैक्शन वाली। तो अपन कह सकते हैं नेचुरल नंबर फ्रैक्शन हो सकती हैं, रेशनल हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अपन बहुत स्लो चलेंगे, सभी पॉइंटों को क्लियर करते रहेंगे। अगर अपन ऐसे लिखा दिए ये तो सभी बुकों में ही मिल जाएंगे लिखे हुए आपको, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है, विस्तार से समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए, तो पढ़ाने का मतलब निकलता है। तो मैं वही आपको करा रहा हूँ, ये पॉइंट को इस तरह से अपन को करना है। चलो अगला इसमें पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट है अपना सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परमेय व वास्तविक होती हैं, ये तो अपने देख लिया था। अब सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक होती हैं। क्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी ऑल होल नंबर्स क्या होती हैं, ऑल होल नंबर्स क्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परमेय क्या होती हैं, पूर्णांक परमेय और वास्तविक होती हैं। सभी देखो सभी पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, 0 1 2 3। पूर्णांक में क्या होती हैं, डैश माइनस के 2 माइनस के 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2 डैश। परमेय में p/q के फॉर्म में, q बराबर 0 नहीं है, p इंटू क्यू इंटीजर्स नंबर है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर किससे मिलकर बनती है, रेशनल प्लस इरेशनल, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं अपन, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 से यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ से लगाकर सभी पूर्णांक संख्या हो गई। इसमें p/q के फॉर्म में सारी परमेय में आ जाती हैं और वास्तविक में भी आती है, लेकिन जैसे उसका उल्टा हो, ऐसा पॉसिबल अपन कुछ कह नहीं सकते। ऐसा जरूरी हो, यह अत्यावश्यक जरूरी नहीं है कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण हो, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं हो सकती, सभी परमेय संख्याएं पूर्ण भी नहीं हो सकती, सभी वास्तविक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। अब यहाँ से 5वां पॉइंट अपने हो गया। अब यहाँ से अपना 6 पॉइंट भी अपन कर सकते हैं। 6 पॉइंट क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूर्णांक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं। देखो अब यहाँ से अगला पॉइंट बन गया अपना 6वां, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय वास्तविक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं, वास्तविक होती है। लेकिन जैसे इसका उल्टा कहे कि सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक हो, ये जरूरी नहीं है, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका भी एक रूल और भी बन गया। ये अपन 6वां और 7वां भी रूल अपन इसको पढ़ें। 7वां भी क्या कहता है, सभी परमेय संख्याएं, क्या बोल रहे, सभी परमेय संख्याएं
क्या लिख सकते हैं अपन, सभी परमेय संख्या हैं। सभी परमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, ये सही है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल भी होती हैं। इरेशनल संख्याएं परमेय संख्याएं अलग अलग हैं। तो सभी वास्तविक संख्याओं में क्या रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनी होती हैं। जो इरेशनल होंगी वो तो सभी, तो इसका उल्टा सभी तो कैसा, सभी परमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि इसमें रेशनल दोनों से मिलकर बनी होती हैं, परमेय प्लस अपरमेय। इसका जस्ट उल्टा करना अपन, तो उल्टे में परमेय जितनी परमेय संख्या है वो तो सभी परमेय संख्या होंगी, लेकिन इसमें अपरमेय आ जाती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ये कंडीशन फॉलो होती है। तो अपना 7वां भी पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अपनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती हैं, 8वां पॉइंट हो जाएगा अपना अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होती है, बाकी के जो जितनी अभाज्य संख्या होती हैं वो सभी विषम संख्या होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं सम तथा विषम संख्याएं हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन एक सम संख्या 2 है जो अभाज्य होती है, बाकी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब 9वां पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है, सभी पूर्णांक परमेय एवं अपरमेय संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी परमेय संख्याएं, सभी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही होती हैं या दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्याएं तो होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और परमेय संख्या भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, अपरमेय संख्या भी हो सकती हैं। तो क्या कह सकते हैं, सभी पूर्णांक परमेय एवं अपरमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। तो 9वां पॉइंट हो गया। अब 10वां पॉइंट है अपना प्राकृतिक, यानी प्राकृत में कौन से आती हैं, अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम। ये किस में आती हैं, अपने नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स भी आ जाती हैं, कंपोजिट नंबर भी आ जाती हैं, और इवन और ऑड नंबर भी होती हैं, एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं में क्या आ जाती है, नेचुरल नंबर। अपन एक नेचुरल नंबर में क्या होता है, अपन देखो नेचुरल नंबर को कैसे, प्राइम नंबर भी होता है, कंपोजिट नंबर भी होता है, और क्या होता है, पॉजिटिव भी संख्या होती हैं, सॉरी प्राइम नंबर, कंपोजिट होती हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर भी होती हैं, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर भी। नेचुरल नंबर को अपन आगे डिवाइड किया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ प्राकृतिक संख्या है, यानी अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और क्या होती है, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऋण वाली संख्याएं आती नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला पॉइंट, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, परमेय होती हैं। 11वां रूल क्या होता, कहता है भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन क्या होती हैं, सभी फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न हो ऐसा संभव नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते। या अपन कहें सभी भिन्न संख्याएं परमेय हो सकती हैं, क्या लिखें, सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बटे में होना चाहिए। परमेय संख्या क्या होती है, सभी भिन्न परमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परमेय संख्या फ्रैक्शन नहीं होती हैं। ये
ध्यान रखना इस पॉइंट को। देखो भिन्न को क्या कर लिख सकते हैं अपन, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय को भी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 1 लिख दिया और यहाँ पर Q बराबर 1 नहीं, फ्रैक्शन में, समझ में आ रहा होगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट है जो अपन मौखिक बता सकते हैं, उसको बोर्ड पे लिखने की जरूरत। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या पॉइंट है अगला, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका था, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, विषम होती हैं। अब पॉइंट आता है अपना 13वां, जीरो के बारे में। जीरो क्या है, धनात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, दूसरा ऋणात्मक नहीं है। क्या कह सकते हैं, जीरो इसको क्या बोल सकते हैं, परमेय बोल सकते हैं, परमेय संख्या है। पॉजिटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, क्या कर सकते हैं इसको, सम संख्या की कैटेगरी में भी आती है। और इसको कभी कभी उदासीन भी बोल देते हैं, न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं, जीरो को न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो ये अक्सर परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, परमेय संख्या है, सम संख्या है, और कभी कभी उदासीन संख्या भी बोल देते हैं। समझ में आया हुआ, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप बहुत सारे बन जाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपना। अगला पॉइंट देखेंगे शून्य के बारे में। क्या कह सकते हैं, शून्य शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है, यहाँ पर क्या है, ये रियल नंबर है, तो क्या कह सकते हैं, ये शून्य है तो जीरो आएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट, किसी भी संख्या, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही आता है। अगर अपना 15 वाला पॉइंट क्या कहता है, अगर इसका जस्ट उल्टा कर दो, a बटे 0 कर दो, तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, हिंदी में अनंत बोलते हैं। ये अपन कह सकते हैं अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं कर सकते। अब अगला पॉइंट है 16, दो परमेय संख्या है। दो परमेय संख्या ले लो, दो परमेय संख्या a और b है, तो क्या होगा इसमें, a प्लस b कौन सी संख्या प्राप्त होगी, a इंटू बी। दो परमेय संख्याओं को अगर ऐड करेंगे तो परमेय संख्या प्राप्त होगी, उनका इंटू करेंगे तो क्या होती है, परमेय संख्या प्राप्त होगी। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमेशा परमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखते हैं दो अपरमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या a b है, तो देखो इनका कभी जोड़ करेंगे तो क्या हो सकती है, परमेय भी हो सकती है या अपरमेय भी हो सकती है। कभी कभी परमेय भी हो जाती है, कभी कभी अपरमेय भी हो जाती है। ठीक है, अगर दो अपरमेय संख्या क्या होती है, दो अपरमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल कभी परमेय संख्या होती है तथा कभी अपरमेय संख्या होती है। ये भी नोट करने लायक है। अगला अपना पॉइंट देख लेते हैं 17वां, 18वां हो गया, वो 17वां था, 18वां हो गया। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक परमेय संख्या, यानी क्या लेते हैं, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या और दूसरी क्या है, एक परमेय संख्या ए है, एक अपरमेय संख्या बी है। एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। ये प्रॉपर्टी के बेस में आ जाती हैं। तो देखो ये कौन सी है, रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इनका जोड़ करेंगे तो कौन सी प्राप्त होगी, अपरमेय यानी इरेशनल नंबर प्राप्त होगी संख्या। और इसका a इंटू बी करेंगे तो भी क्या होगा, यही सेम टू सेम संख्या प्राप्त होगी। तो अपन ये कह सकते हैं ये भी एक प्रॉपर्टी, या ये भी अपन कह सकते हैं कुछ विशेष बिंदु के अंदर एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अगर दोनों का ऐड करेंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, अगर दोनों को गुणा करेंगे तो एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 19 क्या कहता है, पाई एक अपरमेय यानी रेशनल नंबर है। क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है।
जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है। अपन कभी कभी यूज करते हैं पाई की जगह पे 22/7, तो वो संख्या लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर है, लगभग, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है। तो 22/7 संख्या परमेय है। इसको परमेय क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली पाई की कंडीशन होती है। यह कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट रिपीटिंग डेसिमल नंबर होती है। ये संख्या है, रिपीट होती है, कुछ अंकों के बाद रिपीट होने लगती है ये रूल में, तो परमेय संख्या होती है। दशमलव के 2 अंक तक अपन इसका दोनों के बाद सेम होते हैं। तो ठीक है, जब परमेय संख्या है, ये भी पॉइंट एक नोट करने लायक है। अब मेन पॉइंट है अपना, एक और पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, शून्य को 0 शून्य है, शून्य को क्या बोलते? शून्य को असार्थक, शून्य को असार्थक यानी इनसाइनिफिकेंट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शून्य को एक असार्थक इनसिग्निफिकेंट अंक, असार्थक यानी शून्य को असार्थक अंक एवं शेष को क्या होता है? शेष को सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, सार्थक को क्या सिग्निफिकेंट बोलते हैं, SIGNIFI, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो देखो ये मेन पॉइंट, कभी कभी अपने सीटेट डीट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, शून्य क्या है ऑप्शन में दिया हो, सार्थक असार्थक और भी ऑप्शन दिए, नन ऑफ दी, तो क्या कह सकते हैं? शून्य को असार्थक इनसिग्निफिकेंट अंक एवं शेष को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये भी अपना पॉइंट है। अब देखो अगला पॉइंट लेते हैं 21, यहाँ आ जाएगा 21 क्या कहता है? दो परमेय संख्या या दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या या अनंत अपरमेय संख्या होती हैं। तो देखो इसमें 21 में क्या कहते हैं? दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। इसी तरह ये दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनंत क्या होती है? अपरमेय। ठीक है, दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होती है? अनंत परमेय संख्या होती है। इसी तरह अपन कह सकते हैं दो अपरमेय संख्याओं के भी बीच क्या होती है? अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट है अपना, फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपोर्टेंट है। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? परमेय संख्या का दशमलव निरूपण। देखो, परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो कौन सा होता है? या तो सीमित होता है, जिसको टर्मिनेट बोलते हैं, या तो सीमित होता है, या क्या होता है? असीमित आवर्ती होता है। ठीक है ना। देखो, परमेय संख्या क्या कहते हैं? या तो परमेय संख्या टर्मिनेट हो जाती हैं, जैसे 1/2 है, 0.5, ये किसकी संख्या में आया? निरूपण सीमित में आ गया, टर्मिनेट डेसिमल नंबर हो गया, यहाँ पर इसको रोक गई है। और या तो उसका सीमित होता है या असीमित आवर्ती होती है, या कोई संख्या क्या होती है? 0.3333 आवर्ती डैश करके जा रही है, अपन इसको 3 पे वार लिख देते हैं। तो ये कौन सी हो जाती है? असीमित है, नॉन टर्मिनेटिंग है, व्हाट रिपीटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। वो क्या संख्या कहलाती है? परमेय। परमेय संख्या में दो कैटेगरी की अपना आ जाती हैं। ठीक है, तो अपना ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये अपन इसका उदाहरण ले लेते हैं, अपन 11/7 का ले लेते हैं। इसमें 2 अंक आ जाते हैं, 3.666। क्या हुई? असीमित आवर्ती भी है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? अपनी सीमित हो जाएगी। दशमलव के बाद क्या? टर्मिनेट हो रही है। अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं, 23वां क्या कहता है? अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? निरूपण अनंत व आवर्ती होता है।
तो देखो अपर में संख्या कौन सी कह लेती है, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसको ये बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वो संख्या कभी भी समाप्त नहीं होती है, अनंत तक जाती है, असीमित संख्या होती है, असीमित तक जाती है, अनंत तक चली जाती है। और नॉन रिपीटिंग, उसके डेट कोई भी डेट लास्ट में रिपीट नहीं होती है, या अपन कहें उसको P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते या उस संख्या को, ठीक है। तो अपर में संख्या होती हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन √3 है, √2 है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपर में संख्या का निरूपण होता है। ये अपर में संख्या हो जाएंगी √3 ये वगैरह, ठीक है। और ये पाई भी अपर में संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो पाई भी। अब देख सकते हैं अपन अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। अब देखो अगला पॉइंट है अपना 24 क्या कहता है, कोई संख्या मानव संख्या ए सम है, तब ए का वर्ग करोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होती है। मानव संख्या बी विषम है, तो देखो बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, विषम। और ये अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं, इवन बराबर इवन नंबर और का स्क्वायर बराबर और नंबर प्राप्त होती है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। कुछ तरह से कह सकते हैं अपन इसको। माना कोई संख्या है या ए का स्क्वायर करेंगे, कोई संख्या सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या का अपन स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब अपन देख तो ये अपना पूरी मेन जो पॉइंट थे, मेन इम्पोर्टेंट ये संख्या के कुछ विशेष बिंदु थे, अपन ने कर लिए। अब चलते हैं अपन कुछ चीज़ों को और देखते हैं। अब अपन चलते हैं मौलिक संक्रियाएं आती हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं उनको, मौलिक संक्रियाएं। अब मौलिक संक्रियाओं के बारे में से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, वर्ग 2 में भी आया था पिछली बार में, और सीटेट रीट वगैरह वर्ग 3 में भी अक्सर ये क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। तो अपने ये अपन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अपन करते हैं। सबसे स्टार्ट मौलिक संक्रिया है। मौलिक संक्रिया क्या है, मौलिक संक्रियाएं कौन सी होती हैं वो अपन को यहाँ देखेंगे। अब देखो मौलिक संक्रियाओं के बारे में कैसे देखेंगे। यदि ए बी सी धन पूर्णांक संख्या है, यदि ए कोमा बी और सी धन पूर्णांक संख्या है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर धन पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या हैं, तो ये संख्या निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। तो ये संख्या है निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। तो देखो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, समवर्ग नियम। क्या बोलते हैं, समवर्ग नियम। समवर्ग नियम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर रूल, ठीक है। क्लोजर रूल बोलते हैं, या रूल की जगह पर अपन क्लोजर लॉ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूल भी ले सकते हो, कोई वो भी गलत चीज़ नहीं था, अपने लिखा था, क्लोजर लॉ कह सकते हैं। समवर्ग नियम क्या होता है, इसको अपन थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहला समवर्ग नियम क्या है, क्लोजर नियम क्या कहता है। और कोई धनात्मक संख्या है, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a + b, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या संख्या प्राप्त होगी, धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। धन क्या प्राप्त होगी, धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ये किसके योग के लिए, ये योग के लिए है। जैसे कि अपन ले लेते हैं 5 + 3, ये इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर है, इनको जोड़ोगे तो 8 आ गया। ये क्या धन पूर्ण संख्या हो गई, या पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये क्या योग के नियम के लिए है। अब इसी तरह से अपन इंटू में भी लिख सकते हैं, a × b, तो क्या प्राप्त होगी,
ये भी धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? धन पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। धन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ये किसका है? गुणन के लिए। किसके लिए? गुणन के लिए है। ठीक है, ये गुणन के लिए है। जैसे कि 5 × 3 15, तो ये क्या? धन पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह से अपन ये रूल हो गया। संबरक नियम बोलते हैं इसको, संबरक नियम। अब दूसरा रूल की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा नियम है अपना क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ है। क्रम विनिमय नियम क्या कहते हैं? इसमें भी दो नियम बनते हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या कह सकते हैं? a + b, यानी इसको क्रम को एक्सचेंज कर दो। ये क्रम फर्स्ट पे है, ये क्रम दूसरे पे है। यहाँ क्या कर सकते हैं? b + a। ये क्या हो गया? इसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसकी फर्स्ट की जगह पे ये थी, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या आ गया? फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन इंटरचेंज हो गई इनकी, ये जगह इंटरचेंज हो गई इनकी। ये पहली पोजीशन पे ये था, तो हमने बी पहली पोजीशन पर रख दिया, उसको दूसरी पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, ये अपन इसको कह सकते हैं ये। तो ये क्या क्रम नियम का पालन करेगा? जैसे अपन कहें 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। अगर अपन ये कहें इसको ऐसे नहीं लिखना है साहब, हम तो 4 + 5 करके लिखेंगे, तो भी क्या हुआ? 9 होगा। तो किसका नियम? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का रूल को फॉलो करता है ये। तो अपन ये कह सकते हैं a + b, उसके यहाँ पर इसका क्रम, देखो क्रम विनिमय यानी क्रम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो भी यही रूल होगा। अब दूसरा है अपना, इसमें ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा है इसमें, ये ऐड के लिए था। किसके लिए था? योग के लिए। लिख लो इसको, योग के लिए था ये। अब दूसरा किसके? गुणन के लिए देखेंगे अपन। क्या होता है? a × b = b × a। जैसे कि 5 × 4 भी करोगे तो 5 चौक 20 आएगा, या 4 × 5 करोगे 4 पंजे 20 आएगा। तो ये किसके है? गुणन के लिए। किसके लिए? गुणन के लिए हो गया। तो ये अपना क्रम विनिमय के नियम, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ये कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीटेट में वगैरह में, रीट में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अक्सर ये नियम लॉ पूछे जाते हैं मौलिक संक्रियाओं पर। वर्ग 2 में भी पूछा गया था, MP टेट में भी पूछा गया था इस टाइप का। अब चलते हैं, इसका अगला रूल है अपना साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। क्या बोलेंगे इसको? एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें भी देखते हैं क्या साहचर्य का नियम क्या कहता है। फर्स्ट लॉ है, कोई भी क्या लेंगे? धन पूर्णांक संख्या 3 ले लेंगे इसमें। तो a + b + c बराबर a है, b + c, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगर अपन इसको a + b + c, पहले अपने ब्रैकेट यहाँ लगाया था, अब इनको ब्रैकेट को यहाँ लगा दो, तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो भी संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ये योग के लिए है। जिस तरह से अपन समझ सकते हैं 2 + 3 + 4, इसको यहाँ पर लगा दोगे तो क्या होगा? 7 2 9 होंगे। ये अपन 2 3 को पहले जोड़ेंगे +4 को, या तो अपन 2 + 5 कर दो, या 5 + 4 कर दो। क्या हो जाएगा? 7। दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये योग के नियम को रूल फॉलो करता है। इसी तरह गुणन में भी देख लो। गुणन में क्या कहता है? a × b × c बराबर a × b × c। ये क्या गुणन के लिए है? गुणन के लिए क्या कहता है?
जैसे 2 × 3 × 4, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, फिर 2 × 3 यहाँ ब्रैकेट लगाया। तो इसको कैसे करेंगे, 2 × 12 6 × 4, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 12 दूनी 24, चौक 24। तो इस पे भी अपन को कोई अंतर नहीं है, ये भी इस तरह से है। इसको साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब इसके बाद अगला नियम आता है अपना वितरण या बंटन नियम। अब देखो अगला नियम क्या बोलेंगे, वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, अपन समझते हैं। पहला ए इंटू, क्या करेंगे इसको, ए ले लेते हैं अपन, इंटू बी प्लस सी बराबर किसको कर सकते हैं, ए बी प्लस ए इंटू सी। और दूसरा रूल है, या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्या, ए प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। इस तरह लिख सकते हैं ना, ए इंटू सी लिख सकते हैं और बी इंटू सी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, वितरण बंटन नियम। अब क्या है, इसके बाद अगला नियम है अपना कौन सा, निरसन नियम। क्या बोलते हैं उसको, निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ, ठीक है, कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। कैंसलेशन लॉ होगा। तो निरसन नियम क्या कहता है, इसको अपन चलो समझते हैं। निरसन लॉ क्या कहता है, निरसन लॉ ये कहता है फर्स्ट नियम पे कैंसलेशन, इंग्लिश की मीनिंग से अपन को समझ आ रहा है, कैंसलेशन, जहाँ दो संख्याएं कैंसिल हो रही हो, ए प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी। अब नियम है, नाम है कैंसलेशन, तो अपन को उसमें रूल में भी कैंसलेशन के कुछ गुण दिखने चाहिए, तभी इसका नाम निरसन या कैंसलेशन लॉ पड़ा। तो देखो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से, ए बराबर बी, यानी कोई दो संख्या है यहाँ से कैंसिल करना है अपन को, ए और बी को काटना है। तो ये बी कैप कटेंगे, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो, जैसे यहाँ भी 3 होने चाहिए, यहाँ भी 3, तभी ये क्या कटेंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी इस तरह से। या फिर अपन ये कह सकते हैं ए इंटू सी, क्या सकते हैं, बी इंटू सी। इसमें क्या होगा, तो क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी जब कब होगा, ए बराबर नहीं है 0 में, ठीक है ना। तो ये क्या कहेगा, देखो ए इंटू बी, ए बराबर 0, अगर इन दोनों को कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी हुआ। तो ए बराबर बी करेंगे तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आखिरी और लॉ बचता है गुणन के नियम। गुणन के नियम, गुणन के नियम, इसको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से भी बोल सकते हैं। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से क्या होता है, फर्स्ट पे लिखेंगे अपन ए इंटू बी बराबर क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो इसमें दूसरा नियम क्या कहता है, ए माइनस के बी, तो माइनस के ए बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर दोनों संख्या हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, ये ऋणात्मक आएगा। अगर इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, क्या बन सकती है, अगर माइनस के ए हो, बी हो,
तो क्या आ जाएगा, ये भी ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ये किससे होते हैं, ब्रह्म-स्फुट सिद्धांत से बोलते हैं। इस तरह से कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से अपन कर सकते हैं। अब चलो ये हो गया। अब देखते हैं कुछ पॉइंट हैं एक दो, उसके बाद ये अपना लागू खत्म ही हो जाएगा ये टॉपिक नंबर सिस्टम। फिर इसमें अपन सीखेंगे दो परमेय संख्याएं के बीच में तीसरी परमेय संख्या, चौथी परमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच में एक अपरमेय संख्या, दो परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला अपन प्रैक्टिस में जब अपन क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वहाँ पर अपन फार्मूला भी लिखा देंगे, अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बता देंगे। यहाँ पर अपन ये पूरा नंबर सिस्टम की अपन 2 क्लास पूरा थ्योरेटिकल हो जाएंगे, इसमें अपना बेस क्लियर हो जाएगा, बेस में होता क्या है, फिर अपन इसको ऑब्जेक्ट टाइप को कर सकते हैं। इसमें पहले एक पॉइंट देख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अपने अभी जो मुख्य बिंदुओं में थोड़ा सा इसको भूल गए थे। शून्य क्या है, शून्य प्रथम सम संख्या है, क्या है, शून्य प्रथम सम संख्या है। और क्वेश्चन आया है जीरो प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो जीरो प्रथम सम संख्या है। अब सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, शून्य है, ये भी आता है। अब इसका अगला पॉइंट आता है, क्या आता है, पहली प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है, पहली प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होती है, 2 है। पहली प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है, 2 है। फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर इज 2, ठीक है। और उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0। और 0 इज द, क्या बोलते हैं, 0 इज फर्स्ट इवन नंबर, 0 इज फर्स्ट इवन नंबर। और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0 एंड फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर इज 2। तो ये अपने मेन पॉइंट कुछ हो गए। इसमें लगभग अपनी कंप्लीट पूरी नंबर सिस्टम हो गई, जो सभी एग्जामों के खासकर मैंने सी टेट, एमपी टेट, रीट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें हालांकि मैं ये नंबर सिस्टम सभी एग्जाम में कवर करेगी, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह में भी ये काम आएगी, और अदर कंपटीशन में भी नंबर सिस्टम तो मेन है। लेकिन इसमें सारे तथ्यों को अपन जो पात्रता शिक्षक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं उनके सिलेबस में उसको भी अपने समावेश किया, क्योंकि उसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में जो फैक्ट दिए जाते हैं, जबकि वो कंपटीशन में लोग उनको छोटा समझते हैं, वो उनको लोगों को पढ़ते नहीं है। लेकिन वही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो वही एग्जाम अपन अटक जाते हैं, क्योंकि अपन छोटी चीज़ें पढ़ते नहीं है, बड़ी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो उसमें मैंने छोटी चीज़ों को भी इंक्लूड किया था, और इसमें छोटी इंक्लूड करते हुए अपन सारी चीज़ों को, सब तथ्यों को अपन को इसमें से कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई और टॉपिक्स में छूट गया हो तो अपन अगली तीसरी क्लास और बना लेंगे। बेसिकली मेरी तीसरी क्लास बनाने का मकसद रहेगा पूरे ऑब्जेक्ट टाइप, जितने नंबर सिस्टम से संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे वो अपन करेंगे। उसके बाद अपन जब ये खत्म, इसके अलावा बहुत सारी क्लास लगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको, बुक से किसी से भी कहीं से भी करने की जरूरत नहीं, मेरे आप इस क्वेश्चनों को ही लगा लो। जितने टाइप के कलेक्शन, जितने एग्जाम में अपने एमपी टेट में, सी टेट, रीट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, उन सारे क्वेश्चनों को, और अपने एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे जिनको अपने यहाँ सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप अगर चैनल पर मेरे पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे बेचारे और लोगों को भी फायदा उठा सकें। जो गरीब लोग हैं बेचारे कोचिंग नहीं लगा सकते, जो ग्रामीण लोग हैं बेसिकली, उनको मैंने ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। उनको पूरा कोर्स कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टॉपिक करा के आपको दे दूंगा, नहीं, इसमें पूरा ही अपन कराएंगे। इसमें फेसबुक पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ क्लास फेसबुक पे, लेकिन यूट्यूब पे अपन सारी क्लासों को
अपलोड करते रहते हैं। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, उसकी टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। उसमें मैंने पर्यावरण की टेस्ट सीरीजों को भी ज्वाइन कीजिए। उसमें पर्यावरण की इतनी सारी टेस्ट सीरीजें डाल चुका हूं मैं, जिससे और कोई भी आपको चैनल पर कहीं शायद देखने को मिले। मैं ये दावा नहीं कर सकता शायद कि मेरे से, मैं ये कह रहा हूँ शायद कहीं देखने को मिले आपको। इतनी टेस्ट सीरीजें मैंने उसमें डाल रखी हुई हैं, इतना शायद किसी एक बुक में आप मार्केट से खरीद के लाओ एक बुक में तो आपको पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारी बुकों को मैं से पढ़ा, स्टडी किया, उसमें सारा कलेक्शन किया, तब ऑब्जेक्ट टाइप मैंने आपको टेस्ट सीरीजें चलाई। उसमें कुछ टाइम पीरियड वाले भी हैं, उनको भी आप पेपर लगाए। तो आपने धैर्य रखा इस मेरे वीडियो को देखने के लिए, शुरू से लगा उसको देखने के लिए आपको धन्यवाद।